आप सभी का न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देवभूमि की तमाम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी इस वक्त दिल्ली दौरे पर हैं। सीएम का अनेक केंद्रीय मंत्रियों से आज मिलने का भी कार्यक्रम है और आज सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी उद्योग मंत्रालय के मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की। सीएम धामी ने राज्य में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का भी आग्रह किया ताकि प्रदेश में दक्षता विकास, औद्योगिक विकास के साथ साथ औद्योगिक निवेश भी आए। राज्य में निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन के अवसर बढ़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के लिए प्रति भी आश्वस्त किया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त दिल्ली दौरे पर है, दिल्ली में मौजूद है, जहां कई मंत्रियों से आज उनकी मुलाकात होनी है। महेंद्र नाथ पांडे से उनकी मुलाकात हुई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू करवाने का आग्रह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया। हालांकि इसे मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात कहा जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर? आज किन किन लोगों से मुलाकात हो सकती है? गए थे, उत्तराखंड सदन में थे वो, और सुबह उनसे जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उनकी सामान्य मुलाकात हुई है। इसके बाद मुख्यमंत्री महेंद्र नाथ पांडे की उद्योग मंत्री भारत सरकार में, उनसे मुलाकात हुई है। राज्य के कई विषयों पर चर्चा हुई है। आज जो महत्वपूर्ण दो बैठकें हैं वो पहली जो 5:30 बजे से ऊर्जा मंत्री के साथ है और एक उनकी अन्य बैठक केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ भी बताई जा रही है। हालांकि उसका भी समय नहीं प्राप्त हो, समय की जानकारी नहीं आ सकी कि वो बैठक किस समय है और उसमें क्या क्या विषय होंगे। तो आज मुख्यमंत्री की जो ऊर्जा सचिव और ऊर्जा मंत्रियों के साथ, ऊर्जा मंत्री के साथ जो बैठक दिल्ली में है, इस बैठक में जो 1 अप्रैल से राज्य में बिजली का संकट पैदा होने के आसार बन रहे हैं, इसका निष्कर्ष निकालने के लिए और ये संकट राज्य पर ना आने पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और इसी की कड़ी में आज उनकी दिल्ली में ऊर्जा मंत्री से बातचीत होगी। राज्य की ओर से ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और केंद्र के ऊर्जा सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से अगर आज की बात करें तो आज महेंद्र नाथ पांडे से भी मुलाकात रही, कैसी रही मुलाकात? ये जी, उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे और इन्हीं के प्रयासों से जो एचएमटी रानी बाग की लैंड है, जो बहुत बड़ी करीब 47 एकड़ की भूमि है, यूं तो एचएमटी फैक्ट्री अब धीरे धीरे घड़ी की बंद हो गई। एक ऐतिहासिक ये भूमि है क्योंकि एचएमटी उत्तराखंड में बनती थी कभी और देश विदेश तक जाती थी। इस भूमि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रयास किया था और ये पूरी लैंड राज्य सरकार को मिल सकी। और ये लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार यहाँ इंडस्ट्रियल और आवासीय दोनों योजनाओं पर काम करने के लिए मास्टर प्लान बनाने की तैयारी में है और ये बहुत बेशकीमती जमीन है। इसी प्रकार से उद्योग के मसलों पर भी मुख्यमंत्री की बातचीत हुई है केंद्रीय मंत्री से। अब जब मुख्यमंत्री मीडिया से बातचीत करेंगे तो और स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर क्या क्या विषय रहे जो महेंद्र नाथ पांडे के समक्ष मुख्यमंत्री ने उठाए। ठीक है, चलिए आप लगातार बने रहिए, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। प्रदेश सरकार जो है वो जल्द ही प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को लागू करने जा रही है और इसको लागू करने से प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में सरकार को काफी मदद मिलेगी। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि परिवार पहचान पत्र को लेकर हम बहुत होमवर्क कर चुके हैं। इसके लागू होने के बाद सरकार को इस बात का भी फायदा मिलेगा कि किस तरह से सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र को लेकर के स्टेट काफ़ी होमवर्क कर चुके हैं और अभी एनआईसी को हमने कुछ बेसिक वर्क देने के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा हम एक प्राइवेट पार्टनर को भी बिडिंग प्रोसेस के थ्रू लेंगे। उसके लिए बिड डॉक्यूमेंट बनने की तैयारी चल रही है। क्या क्या डेटा हम लोगों को कलेक्ट करना है, ये सब मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में जो मीटिंग हुई थी उसमें तय हो चुका है। तो बहुत जल्दी हम इसमें करेंगे और 2 साल का हमने इसमें डेडलाइन रखा है, 2 साल के अंदर अंदर।
और अगली महत्वपूर्ण खबर है देहरादून से, जहां पर चार धाम यात्रा की गाइडलाइंस इस वक्त जारी कर दी गई है। डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मचारी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। यूनिफॉर्म को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार एजेंसियों से राय ले रहा है। 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए अब पूरी जो गाइडलाइंस है उन्हें भी जारी कर दिया गया है। यूनिफॉर्म को लेकर भी 22 अप्रैल से चार धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अधिक अपडेट देने के लिए हमारे साथ में सुदीप, हमारे विशेष संवाददाता इस वक्त लगातार बने हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ ताजा इनपुट्स मिल रहे हैं आपको? जी देखिए, 22 अप्रैल से जो इस बार राज्य की चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, ये बीते वर्षों से करीब 12 दिन पहले यात्रा शुरू हो रही है। इस बार भारत सरकार ने भी दो महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। पहला, जो राज्य की चार धाम यात्रा में आने वाले मरीज होंगे जिनकी तबीयत खराब होने पर या सांस लेने की जो बीती यात्रा में दिक्कतें आई और मौतें हुई, इस बार एम्स के सहयोग से, क्योंकि एम्स में हेलीपैड भी बना हुआ है, वहाँ से हेली एम्बुलेंस की भी मदद मिलेगी। दूसरा, केंद्र सरकार ने अपने स्तर से और मदद करने का भरोसा भी राज्य सरकार को दिया है। राज्य के मंत्री धन सिंह रावत, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और अफसरों से मिले थे। इसके अलावा राज्य सरकार और अधिक संख्या में नर्सिंग पैरामेडिकल स्टाफ को भी तैनात करने जा रही है। हर 1 किलोमीटर पर जो ऊंचाई वाले, जो ज़्यादा कठिन क्षेत्र हैं, जिसमें विशेषकर यमुनोत्री, केदारनाथ का इलाका है, जहां पैदल अप्रोच थोड़ी कठिन है और हाइट होने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, यहाँ पर प्रत्येक किलोमीटर पे मेडिकल पोस्ट बनाने का भी निर्णय लिया गया है। और जो पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर स्टाफ और जो रेजिडेंट डॉक्टर जाएंगे मेडिकल कॉलेज से, इसमें प्रशिक्षु भी होंगे। ये बावर्दी रहेंगे ताकि इनकी पहचान हो सके, इनकी जिम्मेदारी तय की जा सके। बीते वर्ष राज्य सरकार के सभी इंतजाम, जिस प्रकार से संख्या में लोग आए दर्शन करने, उसके सामने नाकाफी रहे। इस बार राज्य सरकार को ऐसी उम्मीद है कि करीब 50 लाख श्रद्धालु आ सकते हैं चार धाम यात्रा में, क्योंकि यात्रा का समय भी बढ़ा है, दिन भी बढ़े हैं, लिहाजा और अधिक प्रयास राज्य सरकार कर रही है। ठीक है, चलिए आप लगातार बने रहिए सुदीप, आपसे अपडेट्स और भी तमाम खबरों पर लेंगे। इसी के साथ कोटद्वार में जल संस्थान की लापरवाही के चलते कई गांव पेयजल समस्या से इस वक्त जूझ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जल संस्थान को समस्या से अवगत भी कराया जा चुका है, लेकिन जल संस्थान ने कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए जिससे ग्रामीणों की पेयजल का समाधान हो सके। वहीं आपको ये भी बता दें कि पेयजल की समस्या से बिशनपुर, जीतपुर, नाथोपुर सहित कई गांवों के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया है। तो वहीं उप जिलाधिकारी प्रमोद कुमार ने ग्रामीणों को शीघ्र ही पेयजल की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है और साथ ही अगर जल संस्थान के द्वारा कोई भी लापरवाही बरती गई तो इसके संदर्भ में भी उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर कार्रवाई करने की बात कही गई है। कम से कम 4 महीने से नाथपुर, बिशनपुर, जीतपुर में पानी नहीं आ रहा है। कुंभचौड़ में कहीं पानी नहीं आ रहा है। 4 महीने से पानी की समस्या ऐसी हो रही है कि अगर आधा घंटा पानी आता है तो वो भी बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे वो आ रहा पानी। ग्रामवासी यहाँ उपस्थित हुए थे, नगरवासी, और आपके द्वारा मुझे अवगत कराया कि नाथपुर, जीतपुर और बिशनपुर आदि गाँव में पिछले काफ़ी समय से पानी की समस्याएं आ रही हैं और कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि काफ़ी समय पूर्व से पानी नहीं आ रहा है। वार्ता करके हम इसका एक निर्णय, उसका एक जो भी सोल्यूशन होगा उसको प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ 4 महीने से बिशनपुर में पानी नहीं आ रहा, नाथपुर, बिशनपुर में पानी नहीं आ रहा, पानी की परेशानी हो रही है। अब पानी के बिना ये बताओ कि आप लोग के कहाँ जाएं हम। कम से कम। और अगली महत्वपूर्ण खबर है देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। सचिवालय और विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की छुट्टी पर इस वक्त रोक लग गई है। अपरिहार्य स्थिति में ही कर्मियों को छुट्टी की अनुमति होगी, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जो छुट्टी है कर्मचारियों की, उस पर इस वक्त रोक लगा दी गई है। सचिवालय के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगी है बजट सत्र के दौरान खासतौर पर। तो देहरादून से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ ताजा अपडेट देने के लिए जुड़े हुए हैं। सुदीप, क्या कुछ अपडेट? विधानसभा सत्र के मद्देनजर कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है, क्योंकि कई विभागों के मंत्रियों के जवाब को तैयार किया जाना है। और दूसरा, इस बार चुनौती ये है कि विधानसभा सत्र गैरसैंण जनपद चमोली में आयोजित हो रहा है और यहाँ से ज़्यादातर कर्मचारियों, अधिकारियों को बाय रोड सफ़र करना है। सत्र में सरकार की कोई किरकिरी ना हो, मंत्री सही से परफॉर्म कर पाएँ और सरकार अपने बिजनेस को सदन से स्मूथली कर सके, इस पर फोकस किया गया है।
राज्य सरकार का ग्रीष्मकालीन बजट है, ये बजट सेशन है, लिहाजा तैयारी इस प्रकार से की गई है कि जो राज्य सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है उसके शुरुआती कामकाज से लेकर सत्र समापन तक कोई कमी, कोई समस्या ना आने पाए, लिहाजा कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है और होली का पर्व भी संपन्न हो चुका है। लिहाजा अब उन्हीं कर्मियों को अवकाश मिलेगा जिनको बेहद आवश्यक या अति गंभीर बीमारियों से संबंधित कोई परेशानी आती है। यानी कोई इमरजेंसी होगी तभी छुट्टी की अनुमति दी जाएगी कर्मचारियों को। जी बिल्कुल, आपात स्थिति में ही अवकाश मिल पाएगा और वो भी कर्मचारियों को अपने एचओडी से अप्रूवल लेना होगा, इसके बाद ये अवकाश मंजूर होगा। चलिए ठीक है, आप लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। तो आपको बता दें कि 13 मार्च से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस बार ग्रीष्मकालीन सत्र में राज्य सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। इस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का कामकाज देख रहे प्रेमचंद अग्रवाल से न्यूज इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने खास बातचीत की है। इस दौरान वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। 13 मार्च से उत्तराखंड का ग्रीष्मकालीन विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और इस सारे विषयों पर बातचीत करने के लिए हमारे राज्य सरकार के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। सर, गैरसैंण में सत्र की शुरुआत हो रही है, पहला दिन राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगा, तो क्या क्या तैयारियां इस बार की गई हैं और सरकार के खजाने से क्या खास निकलने वाला है आमजन के लिए? स्वाभाविक तौर से पहला दिन हमारा माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से हम लोग शुरू करेंगे और उसके बाद 15 मार्च को इस 23-24 का बजट भी उसमें पेश करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि बजट में आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो 25 वर्ष का उत्तराखंड हमारा कैसा हो और अन्य राज्यों से ये आगे बढ़ सके, शिखर पे पहुँच सके देश के अंदर, उस दिशा के नाते हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये बजट समावेशी बजट हो, सभी वर्गों को इसमें साधने का हम लोग काम करेंगे। और मुझे तो अच्छा लगता है कि जब हमारे तमाम हितधारक, हमारे अन्य लोग जिनके माध्यम से हमें अच्छे सुझाव मिले हैं, उसको इसमें शामिल भी हम कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगता है कि जब हमारे तमाम लोग, जैसे हमने परंपरा पिछली बार प्रारंभ की थी, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं और अच्छे से सुझाव देते हैं। कोशिश करेंगे इस बार का बजट भी अच्छा जनता के लिए हो। सर, गैरसैंण पहाड़ की राजधानी है, अभी तक अस्थायी और स्थायी राजधानी का अंतर स्पष्ट नहीं है, सरकारें आई गई, चुनाव के समय मुद्दा होता है, तो क्या गैरसैंण माना जाए सिर्फ ग्रीष्मकालीन 2-4-5 दिन की राजधानी या 2-4-5 दिन के सत्र तक सीमित है? इसको लेकर आगे भी राज्य सरकार का कोई बड़ा एजेंडा है जिस पर सरकार काम कर रही है? देखिए, जब उत्तराखंड आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उस टाइम एक भावना थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य बने। बहुत लोगों ने शहादत दी है, बहुत लोगों ने आंदोलन किए, स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन जिसमें हम सब की भागीदारी, मैं भी एक आंदोलनकारी रहा हूँ, और उसमें एक भावना थी कि हमारा उत्तराखंड राज्य बने। और मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को, उन्होंने हमारी इस मांग को स्वीकारा। और उस समय हमारी भावना ये भी थी कि हमारी राजधानी पहाड़ पे हो, तो उस भावना के अनुसार हमारी ही यानी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार के द्वारा उसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया। चूँकि जनता की ये मांग थी कि हमारा गैरसैंण किस रूप में डेवलप हो, तो आज हमारा मानना ये है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में उसे घोषित किया गया है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आसपास के जितने भी विकास के मुद्दे हैं, उस पर हम लोग काम करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे विकास उस गैरसैंण के आसपास के, भराड़ीसैंण के, जो एक दिखे कि एक राजधानी के रूप में वो है, उस पर काम कर रही है सरकार। और आने वाले टाइम पे उस पर और फोकस हमारी सरकार करेगी। और ये देखिए, भेद अब ख़त्म करना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन है कि राजधानी स्थायी है। आप ये मान के चलिए कि हमें पहाड़ का विकास करना है, हम लोग पहाड़ के विकास पे लगे हैं, पूरे प्रदेश के विकास पे लगे हैं, उस दिशा पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम जब, यदि आपको याद होगा कि जब ये पृथक राज्य बना था तो इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, और उस समय एक लोगों का एक नाम के पीछे एक राजनीति शुरू हुई, बाद में इसे उत्तराखंड किया गया। तो तब भी हमने कहा था, यानी भारतीय जनता पार्टी ने तब भी कहा था, हम नाम के कारण भेद नहीं करेंगे, इसे उत्तरांचल कहें कि उत्तराखंड कहें, हम तैयार हैं।
आज भी वही स्थिति है। यदि हमने राजधानी उसे घोषित किया है ग्रीष्मकालीन, तो स्वीकार करना चाहिए। अब हमारे को सबको जो है इस प्रदेश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। इन इन बातों से थोड़ा सा हट के हम लोग यदि सब लोग मिलके विकास की बात करेंगे, तो निश्चित रूप से मानिए कि हमारा जो विजन है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये आने वाला जो 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा शिखर पे पहुंचे। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि ये सदी जो है उत्तराखंड की होगी, तो ये उन्होंने किसी बहुत बड़े सोच के साथ उन्होंने ये बात कही है। तो आज हमारा मन सबका वही होना चाहिए, मिलके हम लोग इस उत्तराखंड के विकास के बारे में बात करें। सर 13 से सत्र शुरू होगा और सत्र की अवधि को लेकर कांग्रेस को अभी से शक है कि सरकार अपना रूटीन बिजनेस निपटा के विपक्ष से बचने के लिए बहुत जल्द इसे समाप्त करने जा रही है। हालांकि अभी बिजनेस तय होना है। आपकी और कांग्रेस दोनों की संसदीय कार्य समितियों की अलग अलग बैठकें भी होंगी। क्या माना जाए 18 को सत्र संपन्न हो सकता है, या आगे बढ़ाने के लिए भी संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर आपको लगता है इसे बढ़ना चाहिए? और क्या शनिवार इतवार को सत्र नहीं संचालित हो सकता? ये तो एक महज परंपरा है। देखिए, 2-3 बातें आपने कही है। पहली बात तो यह कि विधानसभा सत्र 13 से 18 के बीच में होना है, और कार्य मंत्रणा समिति तय करती है कि किस दिन का क्या उसमें कार्यसूची होनी है। और हमारा पूरा ये मानना है कि 13 से 18 ही सत्र चलेगा। जहाँ तक विपक्ष के कहने का सवाल है, आपको याद होगा कि जब सत्र की अवधि हम जो भी निर्धारित करते हैं और उसमें कम पे यदि सत्र समाप्त होता है तो ये चर्चा करते हैं। मैंने ये कहा है कि इस बार सत्र हम 13 से 18 पूरा चलाएंगे, और यहाँ तक कह रहा हूँ कि यदि बिजनेस होगा और विपक्ष चाहेगा तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि हम इसको 18 के बाद भी कर सकते हैं। जहाँ तक आपने शनिवार इतवार की बात की, तो आपको ध्यान होगा जब मैं इससे पहले अध्यक्ष विधानसभा था तो मैंने शनिवार को भी 3 बार कम से कम हमने विधानसभा सत्र चलाए। तो इसलिए परंपरा को निर्वहन हम सब लोग मिलके करें। अब कोई आवश्यक नहीं है कि हम शनिवार को नहीं कर सकते, वो तो अध्यक्ष जी के विवेक पे, वो संडे को चाहे संडे भी कर सकते हैं, नहीं है तो हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब कुल मिला के हमारी सरकार पूरी तरह से जो सत्र का एजेंडा माननीय मंत्रिमंडल से निर्धारित हुआ है उसको पूरा करेंगे। तो आप थे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने 2 टूक और बहुत साफ कहा है कि राज्य सरकार पूरी तरीके से सत्र को संचालन के लिए तैयार है, और यदि विपक्ष चाहेगा तो 18 के बाद भी सत्र चलेगा। और शनिवार रविवार की जो परंपरा है ये बाध्य नहीं है, क्योंकि पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि शनिवार को सत्र का संचालन हुआ है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और अगली खबर है देहरादून से, जहां पर आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क का गेट 1 अप्रैल से खुलेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने अपनी तैयारियां भी इस वक्त पूरी कर ली गई हैं। पर्वतारोहण और पर्यटन गतिविधियां अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में तेज होती नजर आएंगी, क्योंकि 1 अप्रैल से ये गेट खुल जाएंगे। हर साल शीतकाल में 30 नवंबर को ये गेट बंद होते हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पर्वतारोहण और पर्यटन गतिविधियां तेज होंगी। अधिक जानकारी के साथ सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे विशेष संवाददाता। सुदीप, क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास में? जी देखिए, 1 अप्रैल से जो गंगोत्री पार्क है ये खुलने जा रहा है, और ये नेशनल पार्क है जो कि रिजर्व श्रेणी, आरक्षित श्रेणी में आता है। बड़ी संख्या में यहाँ देश और विदेश के सैलानी आते हैं पार्क को घूमने, क्योंकि जिस तरह कॉर्बेट रिजर्व को घूमने वाले पर्यटक हैं, उसी प्रकार से इस पार्क के भी एक बड़ी संख्या में पर्यटक हैं जो नेचुरल बर्ड वॉचिंग से लेकर जो जंगल और वादियों के नज़ारों के साथ साथ जंगली जीव जंतु का दीदार करना चाहते हैं। उनके लिए 1 अप्रैल से ये जो गेट हैं ये खोले जा रहे हैं। ये कल निर्णय हुआ है, और जो वन्य जीव प्रेमी हैं उनके लिए मौका होगा इस क्षेत्र को घूमने के साथ साथ फोटोग्राफी याद करके अपना शौक पूरा करने का। ये एक रिनोन्ड पार्क है, और देश ही नहीं विदेशों से भी यहाँ जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो इस पार्क में घूमने आते हैं। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुदीप। और इसके साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा के राज्य आंदोलनकारी संगठन ने एक बार फिर से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर के आंदोलन की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर आंदोलनकारियों ने एक रथ की यात्रा की शुरुआत अल्मोड़ा के चौघन पाटा में की गई, जो जनपद के अनेक स्थानों में जाकर लोगों को इस मुहिम से जोड़ेगा। आंदोलनकारी संगठन के अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि आज 22 साल बाद भी राज्य की दशा और दिशा में कोई सुधार नहीं है। आज बेरोजगारी के साथ राजधानी का मसला राज्य की सरकार तय करने में विफल है। ऐसे में अब एक और आंदोलन की जरूरत है, जिसकी शुरुआत आज से शुरू हो गई है।
आज हमारे ये राज्य आंदोलनकारी जो पिछले 22 सालों से हैरान परेशान हैं, उनकी पेंशन उनको केवल नाम मात्र मिल रही है और विकास के नाम पर भी राज्य जो है निरंतर जो प्रगति करनी चाहिए थी वो नहीं कर रहा है। पिछले 20 वर्षों में उत्तराखंड राज्य निर्माण के सारे मंसूबे जनता के धरे रह गए हैं और जनता भी कमोबेश जो है उस बात को समझ नहीं पा रही है और ऐसे ही भावनात्मक मुद्दों में बहती जा रही है। आज हमारे ये राज्य वहीं लक्सर में कांग्रेस ने गैस के बढ़े हुए दामों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री ने पेट के बल लेटकर पीठ पर गैस सिलेंडर रखते हुए नाराबाजी की। बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेश रस्तोगी ने के साथ साथ प्रदेश सचिव बालेश्वर सिंह और अन्य स्थानीय नेता भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इसमें महंगाई की आग लगी है, भ्रष्टाचार बेईमानी की आग लगी है। अडानी ने किस तरीके से देश को लूटा है, अडानी का मोदी से क्या संबंध है। राहुल जी रोज चिल्ला रहे हैं, रोज बोल रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है, कोई कमेटी का गठन नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, हर बार गैस के सिलेंडर पर पैसा बढ़ा देते हैं हाईकमान के निर्देश पर। आज यहाँ लक्सर में संत कुमार पवार की अध्यक्षता में हम लोग यहाँ बालेश्वर जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं और ये गैस के खिलाफ जो अभी 50 रुपए बढ़ाए हैं उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन है। से इतने परेशान हो गई है आम जनता। पेट्रोल देखो, गैस देखो, डीजल देखो, हर चीज में महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार की कान पर जो है बिल्कुल झूठ सिस्टम रहेंगी नहीं बिल्कुल भी। हमारा तो सरकार से निवेदन है कि आम आदमी को कम से कम जो है कुछ राहत मिले, उनके रेट जो है थोड़े कम किए जाए ताकि हर आदमी को राहत मिले। वहीं पौड़ी में वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम के लिए डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने एनआईसी कक्ष में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में निगरानी रखें, जंगलों में आग लगने पर तत्काल कंट्रोल रूम में उसकी जानकारी दें। वनाग्नि की जानकारी कंट्रोल रूम में न देने पर जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी कोर्ट का स्पष्टीकरण तलब किया। वहीं वनाग्नि घटनाओं की रोकथाम बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी, वन विभाग, पुलिस और ब्लॉक स्तर पर नामित नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया। प्रतिदिन वनाग्नि की रिपोर्ट जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम को प्रस्तुत करें। साथ ही उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी कहा कि जंगलों में आग लगाने वाले लोगों का भी पता चलता है तो तत्काल उनसे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने भी सुनिश्चित करें। साथ ही उन्होंने वन विभाग का एक कार्मिक आपदा प्रबंधन कंट्रोल में तैनात करने के निर्देश भी डीएफओ को दिए हैं। मेरे द्वारा पहले भी निर्देशित किया गया था संबंधित विभागों को, जिसमें एसडीएम, पुलिस और आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मेनली है, और साथ ही कुछ लोगों को नोडल ऑफिसर्स भी बनाया गया ब्लॉक लेवल और नीचे की न्याय पंचायत स्तर के लेवल पे। तो आज आपदा प्रबंधन केंद्र को यह निर्देशित किया गया कि डेली की रिपोर्ट्स लें और साथ ही मेरे द्वारा नागरिकों से, सरपंच और ग्राम प्रधान और ग्राम प्रहरियों से अपील भी की जा रही है कि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने में पहले तो तत्काल सूचनाएं उपलब्ध कराएं, साथ ही फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने में मदद करें और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देवभूमि में इतना ही। नमस्कार।